वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उलमा किराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। मुफ्ती साहब, ज़कात के बारे में बात की जा रही है। ये जो बैंक में हम पैसा रखते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली उससे ज़कात काट ली जाती है बैंक की तरफ से, इस बारे में फरमाइएगा। इस पर अहले इल्म की राय ये है उलमा की कि बैंक वाले जो ज़कात काटते हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमत पाकिस्तान ही का इदारा है, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। लेकिन ये ज़कात फिर आगे जिन लोगों को वो देते हैं, कभी कभी वो उलल्ले तुलल्ले कामों पर भी ये लोग खर्च कर लेते हैं। तो बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि वो बैंक वाले यकम रमज़ान से पहले आपको एक फॉर्म दे देते हैं, उसको आप फिल करें और आप कहें कि आप मेरी रकम से जो है वो ज़कात न काटें, आप अपने हाथों से दे दें तो ये ज़्यादा क्या है, बेहतर है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आप बाहर मुल्क में हैं या आपको कभी उनको उस फॉर्म को फिल करने का मौका नहीं मिला और वो उन्होंने ज़कात काट दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही मुफ्ती साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये प्लॉट पे, ये सनत पे, फ़ाइल पे, मकान पे, इन चीज़ों पे किस तरीके? जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, ज़कात बेअतबार सनअत और कारखाना ले लेते हैं। कारखाने में जो ख़ाम माल है और जो तैयार माल है, दोनों के ऊपर ज़कात है। अब यहाँ इसका भी वो हिसाब लगाएंगे, उनके पास जो बैंक बैलेंस है मसलन 10 लाख रुपए, उसका भी वो हिसाब लगाएंगे। मार्केट में उनका 10 लाख रुपए पड़ा हुआ, उसका भी फिर उन्होंने 10 लाख किसी को देना है तो उसको अलग कर लेंगे, बकिया की वो क्या निकालेंगे, ज़कात निकाल। अगर उस कारखानेदार के साथ कोई शरीक है, शराकत वाला जो कारोबार है, इस शख्स का हिस्सा 1 लाख रुपए है, अगले ने उसके साथ 50,000 रुपये जो है वो शामिल किए हुए हैं, तो वो 50,000 के हिसाब से ज़कात देगा, ये 1 लाख के हिसाब से ज़कात देगा। प्लाट की बात आपने जो की, प्लाट और फाइल भी, जी फाइल भी, जी बताता हूँ। तो प्लाट की जो बात आपने की, उसमें ये है कि आम तौर पर बहुत सारी ज़मीन ये लोग ले लेते हैं और बहुत सारी ज़मीन का बयक वक़्त जो है वो यकमुश ज़कात निकालना जो है ये मुमकिन नहीं होता। अच्छा, जी हज़रत, बड़ी ज़मीन है ना, बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत मुकर्रर करके वो तो करोड़ों में होती है ना, तो वो नहीं। तो आपके लिए 2 सूरतें हैं, आप यानी तमाम ज़मीन की मालियत मुकर्रर करके आप ज़कात दे सकते हैं साल के आखिर में, या ये है कि जो वो प्लाट साथ साथ बिकते जाते हैं आप साथ साथ अदा करें, लेकिन बीच में ये भी कोशिश करना है कि कितने साल तक, कितने अरसे तक ये प्लाट आपके पास है। आप मेरी गुजारिश समझ गए? अच्छा, और एक आपने फाइल के हवाले से ये कहा, तो देखिए हम पहले भी दोस्तों को यही कहते हैं कि आप ये जो लोग फाइलर बनते हैं और ये फाइल का कारोबार करते हैं, वो कोई स्ट्रक्चर हो, ढांचा हो, अगर वो ढांचे की सूरत में, तो उस वक़्त फिर वो उस यानी मतलब मैंने इनके साथ इस बिल्डिंग में एग्जिस्टेंस हो, जी कुछ हो, हाँ। तो उस वक़्त उस साल उसकी जो कीमत बनती है उस हिसाब से मैं ज़कात दूंगा। ठीक है। उसामा सर, आजकल के दौर में ये जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल असासे हैं, इन पर ज़कात कैसे लागू होगी? देखिए, जहाँ पे हमारे लिए सारी चीज़ों को आसान करना और कन्फ्यूजन्स को डील करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो कहा कि माल में जो सेविंग्स आपके पास होती हैं जब आप किसी चीज़ को अर्निंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट की जो उतार और चढ़ाव के साथ जो बास लोग बहुत से बिज़नेस कर रहे होते हैं और उनके डिविडेंड्स होते हैं, उन डिविडेंड्स में अगर वो उनकी सेविंग जो है विच बिकम्स इक्विवेलेंट टू जो निसाब है, सो दे हैव टू गिव द ज़कात। हाँ, और अगर उन्होंने एक दिन पहले डिसाइड किया ज़कात देंगे, कल लॉस हो गया, हाँ, अगर एक दिन पहले ट्रेडिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम ज़कात देंगे, कल जो है वो लॉस में नहीं, असल में उनकी जो ज़कात जो है वो अगर उन्होंने डिसाइड अगर की है और उन्होंने ज़कात वो तो उस माल पे अदा हो गई। और अगर उनका सारा का सारा पैसा है ही सर्कुलेशन में, कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो डेली शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो तो आपकी यूज़ हो रही है ना मनी, वो तो आप सेविंग के लिए तो नहीं। मैं वही कह, तो इसी में हम जैसे कहते हैं तो स्टॉक मार्केट और इसकी जो है जो ज़कात का ताल्लुक है वो आपकी सेविंग से है। उम्मीद तौर पर जो क्रिप्टो और इनके
جو ماڈلز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جسے کہتے ہیں سیونگز کا کہیں کانسیپٹ نظر نہیں آتا، اور اس میں دوسرا جو کرپٹو کے اندر ایک چیلنج ہے کہ باقاعدہ جو آپ کے ڈیویڈنڈس ہوتے ہیں وہ کلیئر بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اسٹاک مارکیٹ میں یا اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ڈیویڈنڈس کلیئر ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اس کی ڈیوریشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ارننگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے ارننگ ہے، پھر اس کے اندر سے جو سیونگز ہے وہ آپ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے ڈائریکٹ، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنی ایکویٹی میں اونرشپ نہیں دیتی. اگر آپ اسٹاکس میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایکویٹی پہ اونرشپ وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اونرشپ کی وہ آپ کو کمپنی کے اندر انوالو نہیں کرتے، بلکہ اس کے بزنس کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان کے اندر انوالو کرتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس ملکیت نہیں ہے اس چیز کی، آپ اس کے ڈائریکٹلی جو ہے اونرشپ میں نہیں آتے، تو ڈائریکٹلی وہ زکوٰۃ جو ہے اس پر آپ کی نہیں ہوتی. علامہ صاحب، جو سوالات مفتی صاحب سے تھے وہی آپ سے کے لیے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق بھی جو ہے اس کو بتائیے. فقہ جعفریہ کے مطابق بینک سے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط ہے زکوٰۃ جب آپ نکالتے ہیں تو حقدار تک پہنچے، یہ شرط ہے. اور اگر آپ کی وہ زکوٰۃ، یعنی کہ آیت اللہ سستانی صاحب کے فتویٰ کے مطابق آپ گناہگار کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ زکوٰۃ کی وجہ سے وہ کوئی فعل حرام انجام دے گا، زکوٰۃ کی وجہ سے وہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائے گا. تو ایک ایشو بھی ہوا تھا یعنی کہ 80s کے اندر، یعنی کہ جب احتجاج بھی ہوا تھا کہ ہم بینک کے ذریعے سے جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پھر ایک تہمت بھی لگی تھی اہل تشیع پہ کہ زکوٰۃ کے منکر ہیں. اہل تشیع زکوٰۃ کے منکر نہیں، بینک کے ذریعے زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں حقدار تک پہنچتی ہے یا نہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب محلے میں کمیٹیاں بنتی تھیں تو کمیٹیوں کے اندر جو سربراہ ہوتا تھا زکوٰۃ کمیٹی کا، اس کے اپنے گھر والے ہی اتنے غریب نکل آتے تھے کہ وہ پوری زکوٰۃ اپنے گھر والوں میں ہی تقسیم ہو جاتی تھی، اور جو محلے کے مستحقین ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہمیں بھی ملے گا جو نہیں. تو لہٰذا اس لیے یقین آپ نے کرنا ہے، اور اس یقین کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آپ خود دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کون مستحق ہے، کون حقدار ہے، اور کی فیملی میں نکل آتے ہیں، فیملی کے اندر بھی نکل آتے ہیں، محلے کے اندر بھی نکل آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ آپ نیک صالح بندے کو دیں کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر کی ضروریات پوری ہوں، نہ کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو کسی برے کام میں استعمال کرے. بہت خوب، بہت خوب. اور ساتھ یہ پلاٹ وغیرہ، فائل وغیرہ، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خمس بھی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی طرح مجھے متوجہ بھی کر دیا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ جو میں نے 9 چیزیں بیان کی ہیں ان پہ تب زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بکری ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، ایک بوری گندم کی ہے، نہیں، اس کا ایک نصاب ہے، وہ شریعت میں ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک ڈیبیٹ لمبی ہے. جب یہ تمام چیزیں نصاب تک پہنچے گی تب ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اگر سید ہے اور غیر سید ہے، اور غیر سید اپنی واجب زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ سید کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی، غیر سید کی واجب زکوٰۃ سید کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے خمس ہے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پلاٹ ہیں، ہماری بینک سیونگ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہماری آمدنی کی بچت ہے، اس پہ ہم مکتب تشیع میں خمس ہے. اگر ایسا پلاٹ جو آپ نے ایسے مال سے لیا کہ جس میں سے خمس نہیں نکالا تھا تو اس پلاٹ پہ بھی خمس ہے. ایسا مال جس سے سیو کیے ہوا 1 سال گزر گیا ہے تو اس پہ بھی خمس ہے، اور اس خمس کی مقدار ہے 20%، یعنی 100 روپے پہ 20 روپے خمس ہے. تو اگر کوئی ایسا پلاٹ جسے لیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے اور اس مال سے لیا ہے جس میں سے خمس نہیں نکالا اور اسے لیے ہوئے سال بھی گزر گیا ہے تو اس پلاٹ پہ بھی خمس ہے، اس گھر پہ بھی خمس ہے کہ جو بغیر خمس ادا کیے لیا گیا اور اسے لیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے. تو ان چیزوں پہ خمس ہے، زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو بچیوں کی شادی کے لیے سونا لیا جاتا ہے اور گھر میں رکھا جاتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے اگر آپ رقم رکھ چکی ہے، یا حج کے لیے اس سال وہ لوگ حج پر نہیں گئے لیکن وہ اس رقم کے اوپر جب سال گزرے زکوٰۃ آپ دیں. ٹھیک ہے، بے شک. اسی طریقے سے پلاٹ کے لیے بھی آپ نے اسی طریقے سے گھر بنانے کے لیے کوئی رقم آپ رکھ چکی ہے، اس پر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے سال جب اس کے اوپر گزر جائے. یہ فرمائیے گا. ایک بات اور بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ یکمش آپ کسی کو اتنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے. یہ مکروہ ہے. اچھا، ہاں دیکھو اب اس کی وجہ ڈیوائیڈ کریں گے آپ. جی بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ خود حکیم ہے. بار بار اللہ کریم اپنے ساتھ حکیم کا لفظ بھی استعمال فرماتے ہیں، حکیمہ. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اگر ایک شخص غریب ہے نا
तो आप उसको हुनर के ज़रिए मालदार बनाएं, बहुत खूब। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मालदार बनाएं। लेकिन अगर यकदम आप उसको 7.5 तोले की रकम दे दें, साहिब निसाब बना दें, रात को उस बेचारे की नींद भी नहीं आएगी और वो औकात भूल जाएगा। सही बात है, सही बात है। वो औकात भी भूल जाएगा, अलग परेशानी में खुद और अलग परेशानी, और उसने कभी इतनी रकम देखी भी नहीं होगी उसकी औलाद में। तो इसलिए यकमुश्त जो है किसी को आप साहिब निसाब भी नहीं बना सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मामला इस तरीके से है कि अगर आपके पास, आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कमाते इतना है कि आपका खर्च हो जाता है, लेकिन आपने कमा के आपने जो है वो गाड़ियां रखी हुई हैं, ठीक है, और देखिए सोना नहीं है, चांदी नहीं है, घर में गाड़ी है उस पर कोई ज़कात नहीं है, ठीक है, आपका घर है उस पर कोई ज़कात नहीं है। अगर आपका घर किराया पर है तो घर की मालियत पर नहीं है, जो किराया है उस पर सिर्फ ज़कात है, वो भी तब कि जब वो रकम मुकम्मल साल आपके पास हो। आपके पास हो। बहुत खूब। उसामा भाई, ये फरमाइएगा कि ज़रा समझाइएगा सोसाइटी को कि एक ज़कात का निज़ाम जो है वो निकला, ज़कात से किस तरीके से माशी निज़ाम को जो है वो मजबूत और सही किया जा सकता है। हाँ। जैसे मुफ्ती साहब ने बात की, किसी को एक दिन में साहिब निसाब, इस हवाले से हज़रत भी जानते होंगे, अल्लामा साबुनी रहमहुल्लाह, हमारे हनाफ के बहुत बड़े मुफस्सिर, मैंने उनसे भी एक देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ उर्फ़ है, ठीक है, कि अहवाल होते हैं, बास हालात होते हैं, उसके तनाजुर में कुछ काम करना उनकी ज़रूरत पेश आ जाती है। इस वक्त हमारे यहाँ जो ज़कात देने का, मैंने जैसे पहले भी कहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड 17 साल NGO सेक्टर का है, ठीक है, मैं इंटरनेशनल NGOs के साथ सर्व कर चुका हूँ, और इसमें मैंने जो नेशनल NGOs को देखा है, हमारे यहाँ जब ज़कात आती है, मैंने कहा अब आप बताएं 8 ट्रिलियन आप अमाउंट सिर्फ हमने उसमें असेस किया कि अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो 14 फैक्ट्रीज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द इंडक्शन ऑफ एक फैक्ट्री में हम 1000 बंदे को इंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि माशी, और डेफिनेटली जिस बंदे के पास आज माल आया, डेफिनेटली मैं उसमें कह रहा कि रात और रात साहिब निसाब बनना उसके लिए भी चैलेंजिंग होगा, और वो उसको जैसे कहते हो बन सकता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी माल आया है, साल गुजरेगा, उस पर अरसा गुजरेगा, तभी वो साहिब निसाब बनेगा, ठीक है। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि हमारी ज़कातों का थोड़ा ठीक होना ज़रूरी। जैसे मैं मेरे मामू जाने कपड़े का कारोबार करते हैं, अच्छा वो क्या करते थे कि कपड़े उठाते थे, किसी एक गरीब को दिए, मैंने कहा मामू अच्छा एक दफ़ा इसको जमा करें, तकरीबन वो बने 500 सूट। हमने एक बंदे को पता चला कि मार्केट में वो कारोबार करता था, लेकिन अब उसकी हैसियत नहीं रही है और वो उस पर ज़कात भी लागू होती है। हमने वो कपड़ा उठा के दिया उसको, उसने उसको बेचना शुरू किया तो हमने 6 माह बाद देखा कि उसके माली हालात मुस्तहकम हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो माशी निज़ाम है, जो सर्कुलेशन ऑफ इकॉनमी है, जब तक ये चीज़ वापस रिवाइव नहीं होगी उम्मत के अंदर, इस टाइम हमारा क्या है कि बैंक में पैसा रख दें, आप किसी चीज़ में बंद करके पैसा रख दें, तब ही आपका माल बढ़ेगा। जैसे प्लॉट्स में पैसे बंद कर लेना, सर्कुलेशन ऑफ इकॉनमी। इसी के मुकाबले में आप ज्यूस को देख लें, आपको वो इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, ऐसी बंद इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। उनकी ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं बन गई जिनसे आज आप गिला कर रहे हैं ना, वो दुनिया पे देखें ऐसे नहीं कर रहे, कोई ना कोई उनके है, जैसे कहते हैं लईसल इंसान इल्ला मा सआ, कि वो उस मेहनत में लगे हुए हैं, वो अपने उन्हीं कंपनीज़ के शेयर्स को इन्हांस करते हैं। तो किसी भी कंपनी, और दूसरी मैं इसमें कहूँगा, किसी भी जो मुल्क है ना, उसकी तरक्की स्टॉक्स के उठने से नहीं होती, उसकी तरक्की का जो पूरा दारोमदार होता है वो प्रोडक्शन पे होता है। तो प्रोडक्शन जब तक कौम में आपकी नहीं बढ़ेगी, लोग जो है सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ नहीं आएंगे, कंट्रीब्यूटर्स नहीं आएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑलराइट जी, ख़वातीन हज़रात, वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे तो अल्लामा साहब आपकी जानिब जो है वो हम वापसी आपकी तरफ से जो है वो शुरू करेंगे। फुरकान रमज़ान का सिलसिला जारी है हमारे साथ।